हेलो एंड वेलकम बैक मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्टिविटी सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम हर चैप्टर के एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझते हैं, उनको अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो उनको हम बिना कोई प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हर एक चैप्टर की एक्टिविटी आप लोगों को मिलेगी। तो अभी जो हमारा एक्टिविटी सीरीज चल रहा था, तो ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने चैप्टर 2 एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स के एक्टिविटी 2.1 से लेकर एक्टिविटी 2.10 तक पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी 11 से चैप्टर 2 एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स के। तो इसमें टोटल 15 एक्टिविटीज़ थी, जिसमें से 5 बची हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उन पाँचों एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको इसके पिछले पार्ट को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो एक बार मुस्कुरा के स्वागत कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सामने पेश होने जा रहा है हमारा एक्टिविटी 2.11। तो ये रहा अपना एक्टिविटी 2.11। काफ़ी सिंपल और इजी एक्टिविटी है। टेस्ट द pH values of solutions given in table 2.2. Record your observations. What is the nature of each substance on the basis of your observations? तो टेबल 2.2 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि हम लोगों को कुछ सबस्टांसेस दिए गए हैं, कुछ सैंपल दिए गए जिनका हमको पीएच पता करना है और ये बताना है कि वो जो सबस्टांस है उनका नेचर क्या है, यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो टोटल 10 सैंपल दिए गए हैं। हमारा पहला सैंपल है सलाइवा, जो कि बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले वाला। दूसरा है सलाइवा आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद। और तीसरा है लेमन जूस। चौथा कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं वो। और पांचवा है कैरोट जूस यानी कि गाजर का जूस। और आगे है हमारा कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर यानी नल का पानी, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे नीचे है 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सबस्टांस कौन से नेचर का है और इनकी पीएच क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जर्वेशंस। सलाइवा बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले सलाइवा जो होता है उसका पीएच क्या होता है, 6.8 से 7.4। इसीलिए जो पीएच पेपर है जिसका कलर ये ग्रीन कर देता है अगर हम लोग इसको उस पर डालें तो। और इससे हमको ये पता चलता है कि ये हल्का एसिडिक है और बेसिक भी है, क्योंकि 7.4 है यानी कि 7 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर का और थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर का है। और अगला है हमारा सलाइवा आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद। तो ये पीएच पे येलो ग्रीन कलर देता है और इसका पीएच 5.8 है, जो कि ये बताता है कि ये एसिडिक नेचर का है। और आगे है हमारा लेमन जूस, जो कि पीएच पर ऑरेंज कलर देता है और इसका पीएच है 2.2। इससे साफ पता चल रहा है कि ये कितना एसिडिक नेचर का होता है। और अगला है हमारा कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो, तो उसका पीएच होता है 4 और ये पीएच पेपर पे कलर देता है येलो और एसिडिक नेचर का होता है। अगला है हमारा कैरोट जूस, तो ये येलो ग्रीन कलर देता है पीएच पे और इसका पीएच भी 7 से कम है, 6 है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होता है। और अगला है हमारा कॉफ़ी, ये भी येलो कलर देता है पीएच पे और इसका पीएच भी 7 से काफ़ी कम है, जो कि 4.5 है, इसलिए ये भी एसिडिक नेचर का है। अगला है हमारा टोमेटो जूस, तो ये भी येलो कलर देता है और इसका पीएच भी 4.3 है और ये एसिडिक नेचर का है। और उसके बाद में आता है 8वां नंबर का, ये सबसे अलग है। ये है टैप वाटर यानी कि नल का पानी। ये देता है ग्रीन कलर पीएच पेपर पे, लेकिन हमेशा ग्रीन नहीं, थोड़ा सा ग्रीनिश येलो या फिर हल्का सा ग्रीन से ज़्यादा कलर भी ये दे सकता है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो वैरी करता है, यानी कि 6 से 8.5। इसीलिए इसका नेचर जो वो भी वैरी करता है, क्योंकि जब पीएच ही ऐसा है 6 से 8.5 है यानी कि 7 से जब कम रहेगा तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा और जब 7 से ज़्यादा रहेगा तो ये बेसिक नेचर शो करेगा, यानी कि 8.5 तक इसका पीएच पहुंच सकता है। इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो वैरी करता है। और अगला है हमारा 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देता है डार्क ब्लू कलर और इसका पीएच 14 है, जो कि ये बताता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है।
और अगला है हमारा 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि देता है रेड कलर और इसका पीएच होता है 0 और इससे ये पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका नेचर एसिडिक ही होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से आते हैं, ये एक मैंने आप लोगों के लिए टेबल टाइप से यहाँ पे चिपकाया है ताकि आप लोग ये समझ सको कि पीएच पे कितने पीएच पेपर पे कौन सा कलर आता है। तो 0 पे डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज रेड, ऐसे ही करके 7 पे आता है हमारा न्यूट्रल और जो 14 है जिस पे सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर पता चलता है तो इस पे वॉयलेट कलर आता है। तो ये रहा हमारा पीएच और उसके हिसाब से कलर। तो अभी इसके नीचे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखा है, तो ये इससे आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये 7 है, ये न्यूट्रल होता है और इससे लेफ्ट साइड में जिसका भी पीएच लेफ्ट साइड में जाने का मतलब है कि 7 से कम होता जाएगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा और 7 से जितना ज़्यादा राइट साइड में यानी कि आगे बढ़ेगा उसका पीएच वो उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होता जाएगा यानी मोर अल्कलाइन। तो यहाँ पे होता है हमारा एक्टिविटी 11 पूरा तरह से फिनिश। तो अब चलते हैं एक्टिविटी 12 पे। ये भी काफ़ी छोटा और इजी एक्टिविटी है, इसको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। तो 2 ग्राम मिट्टी ले लेना है और उसमें 5 ml पानी डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उन दोनों को। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब और अच्छे से पूरे टेस्ट ट्यूब को हिला देना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। और अब उस टेस्ट ट्यूब से किसी और टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है यानी कि वो जो फिल्टर करने के बाद जो हमको लिक्विड मिलेगा जिसमें मिक्सचर होगा वाटर और सॉइल का, तो उसको फिल्टर करके और बाकी जो उसमें कंकर पत्थर होंगे उन सबको अलग कर देना है। और उसके बाद में चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो वो जो हमारा पीएच पेपर जो होता है उस पर उसके पीएच को चेक कर लेना है कि वो कौन सा कलर दे रहा है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो इस एक्टिविटी से हम लोग को ये बताना है कि आइडियल सॉइल पीएच क्या होगा यानी कि कौन सा पीएच होगा जिस पर प्लांट्स का ग्रोथ सबसे अच्छा होगा, वो भी हमारे रीजन में। तो ये मेरे रीजन में और आपके रीजन में वेरी कर सकता है क्योंकि सभी का रीजन अलग अलग है, वहाँ पर का सॉइल अलग अलग है, इसलिए आप लोग समझ सकते हो। उससे पहले ये एक नोट देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3। यानी कि कितना भी ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो उसका पीएच ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक कम हो सकता है और अगर वो बेसिक नेचर का हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पीएच 8.3 होगा। इससे 4 से कम और 8.3 से ज़्यादा होता नहीं है जनरली कहीं का भी सॉइल का पीएच। तो ये एक नोट था, मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलते हैं इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन पे। तो जब मैंने अपने एरिया के सॉइल को लेकर जब ये एक्सपेरिमेंट यानी एक्टिविटी किया तो मुझे क्या मिलता है, तो द सॉइल अराउंड मी हैज़ अ पीएच अबाउट 6 to 7 बिकॉज द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बिकम्स ग्रीनिश येलो। तो मैंने जब अपने यहाँ का सॉइल लेके ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो पीएच पेपर था उस पर हमको कलर मिलता है ग्रीनिश येलो, जो कि ये बताता है कि इसका पीएच लगभग 6 से 7 के आसपास ही है। और इस एक्टिविटी का मेन कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत सारे प्लांट्स तभी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब उस सॉइल का जहाँ पर वो लगाया गया है उसका पीएच 7 के आसपास हो, 7 के नज़दीक हो। सो आइडियल पीएच फॉर ए सॉइल इज 6 to 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 से 7 अगर कहीं का पीएच है यानी कि 7 के जितने पास रहेगा उतना ज़्यादा वो आइडियल पीएच होगा सॉइल के लिए जिस पर प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पे होता है अपना ये एक्टिविटी भी फिनिश। तो अब चलते हैं अपने अगले एक्टिविटी 2.13 यानी 13 पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट्स दिए गए हैं इन सभी का केमिकल फार्मूला लिख लेना है। ये यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक यहाँ पे 8 या 9 सॉल्ट्स दिए गए हैं। इन सभी के केमिकल फार्मूला को लिखना है। और उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। और ये भी बताना है कि कौन से एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने पे ये सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड हुए थे यानी प्राप्त हुए थे। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि जो सॉल्ट्स है जिनके पास अपना पॉजिटिव रेडिकल या निगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल ये जो पहले लिखाया हुआ है यानी मेटल वाला पार्ट आप कह सकते हैं वो होता है पॉजिटिव रेडिकल। तो ये जो होता है
या फिर आप निगेटिव रेडिकल को देखो तो यहाँ पे ये जो बाद में मेटल के बाद में जो लिखाया हुआ है जैसे पे सल्फेट सल्फेट सल्फेट, तो जब कोई भी दो चार सॉल्ट्स हो और उसमें कोई पॉजिटिव रेडिकल सेम हो या फिर निगेटिव रेडिकल सेम हो तो उसको एक फैमिली का सॉल्ट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को समझाने के लिए दिया भी गया है, फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए कहा गया है कि जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है ये सोडियम सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि आप लोग देख लो यहाँ पे जो पॉजिटिव रेडिकल है यानी मेटल वाला पार्ट है वहाँ पे दोनों जगह सोडियम ही है, इसलिए ये एक फैमिली का है। और इसी तरह अगला एग्जाम्पल दिया गया है NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। और ये जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है ये क्लोराइड के सॉल्ट मतलब क्लोराइड सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव रेडिकल है वहाँ पे दोनों जगह क्लोरीन है और क्लोरीन का जो सॉल्ट होता है उसको क्लोराइड सॉल्ट्स कहा जाता है। तो आगे कहा जा रहा है हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमॉन्ग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में जितने भी सॉल्ट्स दिए गए हैं तो उससे हमको ये बताना है कि यहाँ पर हम लोग कितने सॉल्ट्स के फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशंस इस प्रकार है। टोटल 9 सॉल्ट था हम लोग के पास। तो पहला था पोटेशियम सल्फेट, फार्मूला इसका होता है K2SO4 और बेस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से ये सॉल्ट हमको मिलता है। अगला अपना है सॉल्ट सोडियम सल्फेट जो कि Na2SO4 इसका फार्मूला होता है और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से ये हमको मिलता है। अगला है अपना कैल्शियम सल्फेट। तो जहाँ जहाँ सल्फेट आ रहा है उसमें एसिड जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा और बाकी मेटल के जगह पर यानी बेस के जगह पर दूसरा चीज़ आता रहेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, इसका फार्मूला है CaSO4 और इसमें जो बेस यूज हुआ है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका फार्मूला होता है MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4। अगला है अपना कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CuSO4 और इसमें जो बेस यूज हुआ है वो है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और जो एसिड यूज हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है अपना सोडियम क्लोराइड। तो NaCl यानी इसका फार्मूला हो गया और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी रिएक्शन से ये हमको मिलता है। अगला है अपना सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 इसका फार्मूला हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से ये हमको मिलता है। अगला है अपना सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला है Na2CO3 और ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के रिएक्शन से। और लास्ट वाला जो हमारा सॉल्ट है वो है अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है NH4Cl और ये बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से। और हमसे ये भी पूछा जाता था कि हम लोग इसमें कितने सॉल्ट्स के फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द एबव गिवन सॉल्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्ट दिए गए थे उनमें 10 फैमिली पता चल रहा है सॉल्ट्स का। और कौन कौन है ये? तो पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स, एमोनियम सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स। तो ये यहाँ पे जो सॉल्ट्स की फैमिली है वो इस बेसिस पे आई है कि मेटल वाला पार्ट यानी पॉजिटिव रेडिकल वाला पार्ट हो चाहे निगेटिव रेडिकल वाला पार्ट हो, तो सारे पार्ट अलग अलग फैमिली के से बिलोंग करते हैं। क्लोराइड वाला जो पार्ट था वो क्लोरीन से आया है और जो सल्फेट वाला पार्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है और फिर जो मेटल वाला पार्ट है तो उसका तो नाम यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, उससे समझ सकते हो। तो यहाँ पे होता है अपना ये एक्टिविटी भी फिनिश। तो चलते हैं अपना अगले एक्टिविटी 2.14 यानी 14 पे। ये एक्टिविटी अभी जो हम लोगों ने जितना भी एक्टिविटी देखा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। कलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्ट सैंपल्स। तो यहाँ पे जो सॉल्ट्स दिए गए इन सभी का सैंपल्स हम लोग को कलेक्ट करना है यानी जमा करना है। और सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन। और अगर कोई और भी सॉल्ट्स आपके पास है मौजूद तो उसको भी ले सकते हैं। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। और इनका पानी में सॉल्युबिलिटी चेक करना है यानी कि पानी में कितने अच्छे तरीके से उसमें मिल जाते हैं, ये घुल जाते हैं पानी में, ये चेक करना है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग ए पीएच पेपर। और उसके बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा पानी में इन सबको मिलाने के बाद उस सब का टेस्ट करना है लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके और पीएच भी फाइंड करना है एक पीएच पेपर का यूज करके।
विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और ये भी बताना है कि कौन से सॉल्ट्स एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, और ये भी बताना है कि कौन से बेस और एसिड का इस्तेमाल करके वो सॉल्ट बनाया गया है। और लास्ट में कहा जा रहा है रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4, और यहाँ पे जो टेबल 2.4 बना है इसमें अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन आप लोग देख ही सकते हो इतना छोटा टेबल में हम लोग कैसे मतलब ये सारा चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए ये बॉक्स बना के रखा है जिसमें मैंने ऑब्जर्वेशंस लिख दिए हैं अच्छे तरीके से। ये रहा अपना ऑब्जर्वेशन और ये रहा अपना टेबल जिसमें कि सारे कुछ दिया गया है। पहला सैंपल जो कि था सोडियम क्लोराइड का, इसका पीएच होता है 7, यानी कि ये ग्रीन कलर देगा पीएच पेपर पे। और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, ये पीएच 7 का ही होता है और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है नाइट्रिक एसिड और बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी पीएच 7 है और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो बेस यूज हुआ है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है अपना जिंक सल्फेट, इसका भी पीएच 7 है और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड और जो बेस यूज हुआ है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड। और अगला अपना सैंपल था कॉपर सल्फेट का, इसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि ये जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि इसका पीएच 7 से कम आ रहा है। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो यूज हुआ है, और बेस जो यूज हुआ है वो है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहाँ पे क्यूप्रस क्यों पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को चैप्टर 3 या 4 में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप इतना समझो कि जहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 होती है उसको क्यूप्रस पढ़ा जाता है और जहाँ पे 3 होती है वहाँ पे क्यूप्रिक पढ़ा जाता है। और वैलेंसी क्या होती है ये चीज़ भी आप लोगों को 2-3 मतलब अगले चैप्टर या फिर उसके अगले चैप्टर में पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए सब्र करिए और आगे बढ़िए। सोडियम एसीटेट, इसका पीएच जो होता है वो भी 7 से ज़्यादा होता है, ये कम नहीं ये ज़्यादा होता है। और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है इथानोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथानोइक एसिड। और जो बेस यूज हुआ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है सोडियम कार्बोनेट, इसका पीएच भी 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि ये और ये दोनों बेसिक नेचर वाले सॉल्ट है। और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है कार्बोनिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला जो अपना लास्ट सैंपल है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पीएच भी 7 से ज़्यादा होता है। और इसमें जो बेस यूज हुआ है एसिड जो यूज हुआ है वो है कार्बोनिक एसिड और बेस है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमको ये भी कहा जा रहा था कि ये बताने के लिए कि सॉल्युबिलिटी कितनी है इन लोगों की, यानी इन सॉल्ट्स की वाटर में। तो यहाँ पे कुछ सॉल्युबिलिटी के से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। ऑल सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक बेसेज लाइक HCl, NaOH, EDC आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है यानी कि जो लेबोरेटरी में बनते हैं मतलब नेचुरली नहीं पाए जाते हैं नेचर में, उनका सोर्स नेचर नहीं है, उनका लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो ऐसे जो बेसेज हैं या फिर एसिड्स हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो इनऑर्गेनिक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो भी इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये सब के जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में रेडियली सोल्यूबल यानी कि ज़्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन पूरे अच्छे तरीके से नहीं। और उसी के जगह पे सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेसेज आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर बट सम मे बी इनसोल्यूबल। और उसी के जगह पे ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेसेज यानी कि जिन एसिड्स और बेसेज का सोर्स नेचर है, जो नेचर से हमको मिलता है, उन एसिड्स और बेसेज के सॉल्ट्स जो होंगे वो वाटर में काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। हेयर ओनली वन ऑर्गेनिक सॉल्ट सोडियम एसिटेट इज आस्क्ड विच इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। और यहाँ पर जितने भी सॉल्ट्स दिए गए थे इनमें सिर्फ सोडियम एसिटेट ही अकेला ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर में काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो सॉल्ट्स थे इसका जो पीएच 7 से ज़्यादा या कम इसलिए था क्योंकि जिस सॉल्ट को बनाने में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज किया गया होगा उसका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। और जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज किया गया होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो सकता है क्योंकि कॉपर सल्फेट में स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और वीक बेस क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड लिया गया था, इसीलिए इसका जो पीएच था वो 7 से कम था। और ये सॉल्ट जो कॉपर सल्फेट है ये एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे होता है अपना एक्टिविटी 2.1 फॉर वी फिनिश। अब चलते हैं एक्टिविटी 2.15 पे।
हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई यानी सूखा बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसमें कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल्स को गर्म करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। और गर्म करने के बाद में कॉपर सल्फेट का कलर क्या है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। और गर्म करने के दौरान क्या आपने वाटर ड्रॉप्स यानी कि पानी के हल्के हल्के बूंदे आपको दिखाई दी टेस्ट ट्यूब में। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। और ये लोग कहाँ से आए हैं, ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए हैं, ये पूछा जा रहा है। ऐड 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। और हीटिंग यानी गर्म करने के बाद जो हमको कॉपर सल्फेट मिला है उसमें 2 से 3 बूंद पानी डालना है। उसके बाद में व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और इसके बाद में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। और क्या जो कॉपर सल्फेट था उसका ब्लू कलर वापस आ गया ऐसा 2-3 बूंद पानी डालने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको अच्छे से समझते हैं इस फिगर से। तो इस फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्नर है और ये बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें गर्म किया जा रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पहले ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन गर्म करने के बाद हीट करने के बाद वो वाइट कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स टीनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे, तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना उसी के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये आप लोगों को यहाँ पर दिए गए इक्वेशन से अच्छे में से समझ में आ जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही कर दिया है। तो ये रहा CuSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होता है, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जिसका कलर ब्लू होता है। और इसको गर्म करने के बाद हीट करने के बाद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, यानी कि CuSO4 जो होता है वाइट कलर का। ऐसा किस लिए? क्योंकि उसमें से जो 5 H2O था वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ये अलग हो जाता है और यही टीनी ड्रॉपलेट्स के रूप में हमको बॉइलिंग ट्यूब में दिखाई दे रहा था। थस ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न वाइट ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी जो क्रिस्टल होता है कोई भी सॉल्ट का उसका कलर कुछ भी हो, चाहे ब्लू हो चाहे ग्रीन हो, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है। और उसमें से अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी क्रिस्टल में से निकल जाता है तो उसको एनहाइड्रस कहा जाता है। और उसके बाद में जो हमको 2 से 3 बूंद पानी वापस डालने के लिए बोला जा रहा था गर्म करने के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसमें जो 2-3 बूंद हम लोग पानी डालते हैं वो पानी वो लेके और अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस रिस्टोर कर लेता है और उसका कलर वापस वाइट से ब्लू हो जाता है। तो द डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो डिहाइड्रेशन यानी कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने वाला प्रोसेस है कॉपर सल्फेट का गर्म करने पे, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी कि जो कॉपर सल्फेट जो कि बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का था, इट गेट्स हाइड्रेटेड एंड टर्न्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो जब हम लोग उसमें 2-3 बूंद पानी डालते हैं तो वो वापस हाइड्रेटेड हो जाता है, अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस गेन कर लेता है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है जिसका कलर की ब्लू होता है। इसीलिए वो वापस मतलब ब्लू से वाइट और वाइट से ब्लू हो जाता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों के लिए, ये कुछ सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स है, देख लीजिए आप लोग एक बार, क्या पता आप लोगों को कभी काम आ जाए। ये कोबाल्ट नाइट्रेट का है रेड कलर वाला, और ये वाइट कलर वाला है सोडियम कार्बोनेट, और ये निकल सल्फेट है, और ये वाला है आयरन सल्फेट ग्रीन वाला, और ये कॉपर सल्फेट जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये है ब्लू कलर का क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का, और मैग्नीशियम सल्फेट इसका क्रिस्टल होता है वाइट कलर का है। तो आज के इस एक्टिविटी सीरीज़ में इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे एक्टिविटी सीरीज़ के अगले पार्ट में। तो यहाँ पे होता है ये वाला पार्ट का द एंड, और आप लोग के लिए एक मैसेज है जो कि ये है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि ऐसे एक्टिविटी की वीडियोस आप लोग को सिर्फ हमारे चैनल से ही मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।